थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे स्टूडेंट जो हम चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ेंगे ये चैप्टर में। और साथ में आज जो हमने सोचा आज क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पहले तो बाइनोमियल एक्सपांशन। यहाँ पे देखो बाइनोमियल एक्सपांशन की बात करें तो बेसिकली अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है बाइनोमियल, अच्छा पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन का भी एक्सपांशन आपको समझ में आता है स्टूडेंट, एक्सपांड करके जो हम लिखते हैं ना, जो भी जैसे आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ठीक है, वो बेसिकली एक्सपांड करके अगर हम लिखते हैं ना वो भी हम सीखेंगे आज। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ेंगे एंड जनरल टर्म कैसे लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम का वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वापिस से मैं बता रही हूँ चैप्टर हमारा है बाइनोमियल थ्योरम और उसके अंदर हम ये टॉपिक आज कवर करने का ट्राई करेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है और उसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, अगर हमने बाइनोमियल एक्सपांशन कुछ किया है तो उसका जनरल टर्म कैसा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो पहले तो कोई मुझे यहाँ पे बताना चाहेगा कि आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं, वर्ड से ही आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा हमने पोलिनोमियल में भी बाइनोमियल पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। लेकिन यहाँ पे मैं पोलिनोमियल नहीं बोल रही अभी अभी मैं बोल रही हूँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात की जाए स्टूडेंट तो कोई मुझे आंसर करना चाहेगा। वहां पे तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था ना कि पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, ऐसा कंडीशन था। अभी मैं इन जनरल अगर बात करूँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई मुझे बताएगा ये वाले वर्ड से क्या समझते हैं आप। एवरीवन यहाँ पे, हाँ कुछ स्टूडेंट का हैंड रेज है, लीना प्लीज बताइए। Ma'am, the method of expanding an expression that has been raised to any finite power. ओके, आप मुझे मतलब पूरा वो बता रहे हैं, मतलब जो Yes. बाइनोमियल, अच्छा मैं यहाँ पे सिंपल मीनिंग पूछ रही हूँ। यहाँ पे लीना आपने जो बता रहे एकदम सही बता रहे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछ रही हूँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अच्छा याद है आपको जब हमने पढ़ा था पोलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ा था उसमें हम क्या बोलते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन वहां पे हमने रिस्ट्रिक्शन Yes, पढ़ा था, ma'am. जो वेरिएबल जो रहता है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ बात करी कोई एक्सप्रेशन, जैसे अगर मैं कुछ लिख के बता देती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2x+5y। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सप्रेशन मैंने लिया है और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कितनी टर्म है स्टूडेंट, ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे दो टर्म है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन की बात करी तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ पे कोई भी आपने वेरिएबल यूज किया, यहाँ पे एक टर्म हो गया 2x, दूसरा टर्म हो गया 5y। तो जो ये एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर मैंने लिखना हो जैसे x+1/x², तो ये भी एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग क्या है उसका, बेसिकली आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा है जहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, समझ में आया। और जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए पढ़ने वाले। लीना आप बता रहे तो एकदम सही है, वो अभी हम बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मैं वो चीज लिखने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है इतनी Yes, बात। ma'am. तो यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एन एक्सप्रेशन, ओके पूरा अच्छे से नहीं आया है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ, या कंटेनिंग आप बोल सकते हो, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखना चाहे तो आपको बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा, कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, ये लिख सकते हैं कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट में भी हमने एक टाइप पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, लेकिन वहां पे पोलिनोमियल में हम स्पेशली क्या पढ़ रहे थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या बात कर रहे थे, वहां पे हम बोले थे जो वेरिएबल यूज है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या याद रखना है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वहां पे दो टर्म आपको मिलेंगे और दो टर्म बेसिकली कनेक्ट कैसे हो रही है, प्लस या माइनस साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल हम लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। अपनी मर्जी से भी आप मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देती हूँ। लेकिन याद रखना, आप वेरिएबल यहाँ पे कोई भी यूज करेंगे, जरूरी नहीं एक वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि वो हमने पोलिनोमियल वाले केस में पढ़ा था, पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे इन जनरल की बात कर रही हूँ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे चैट सेक्शन में मैं चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट। हाँ, नवीन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, 3x प्लस 4y, वेरी गुड। तो वो एग्जाम्पल हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y। तो क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। और एग्जाम्पल लिखना चाहे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/x माइनस 1/x क्यूब, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, दो टर्म है यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिखना चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, 7x प्लस 9y। ठीक है, ये भी आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। जैसे अगर मैंने लिख दिया a प्लस 5b, ये भी आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन क्या चीज याद रखना है, आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर टू टर्म्स है, और बेसिकली यहाँ पे लिखे टर्म्स आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, तो वो आप बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा रीमा, आपने जो एग्जाम्पल दिया है 2y प्लस 9y, वो एक्चुअली बाइनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2y प्लस 9y को मैं कंबाइन करके 11y लिख सकती। ठीक है, 2y प्लस 9y को, अच्छा यहाँ पे मैंने स्टूडेंट टू टर्म्स लिखा है, लेकिन जो टू टर्म्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, डिसिमिलर भी लिख सकते हो, मतलब जो एक जैसी ना हो, क्योंकि अगर एक जैसी हुई तो हम उसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं डिसिमिलर, मतलब जो एक जैसी ना हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने लिखा, यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3x, तो स्टूडेंट ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 2x प्लस 3x को कंबाइन करके 5x लिख सकते हैं, तो एक सिंगल टर्म आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक वर्ड यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म हो, लेकिन वो टर्म अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे डिसिमिलर लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टिंग लिख सकते हो, डिसिमिलर की जगह डिस्टिंग लिख सकते हो, क्योंकि जो आपने एग्जाम्पल मुझे दिया है वो मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि एक ही टर्म होगी। देखो 2x प्लस 3x का आप सिंप्लीफाई करके 5x लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 8x माइनस 3y, वेरी गुड, ये बाइनोमियल है। लेकिन अगर दोनों में सेम वेरिएबल दिख रहा है, पावर भी सेम दिख रही है, तो उसको आप और सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला बाइनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए स्टूडेंट, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मीनिंग सबको समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो याद रखिए, कोई भी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो टर्म है, लेकिन दोनों टर्म आपका डिस्टिंक्ट लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सेम अगर वेरिएबल रहेगा, पावर भी सेम है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल टर्म बना सकते हो, लेकिन फिर वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। सो एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी स्टूडेंट बाइनोमियल थियरम का स्टेटमेंट देने से पहले कुछ चीज आपको जानना जरूरी है, वो मैं यहाँ पे लिखने वाली। कुछ टर्म आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, लेकिन वापस से आपको जानना जरूरी है, इसके लिए मैं यहाँ पे करा देती हूँ। ठीक है, पहला चीज तो है फैक्टोरियल नोटेशन, तो आप चाहे तो हेडिंग दे लीजिए यहाँ पे, फैक्टोरियल नोटेशन। अच्छा स्टूडेंट, सबने एक्सक्लेमेशन वाला मार्क देखे इंग्लिश में लगाते हैं ना हम, ये वाला? यस। यहाँ पे मैथ्स में इसको रीड कैसे करते हैं, फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओके स्टूडेंट, ये होता क्या है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, अगर देखो ये जो मैंने लिख रही एन और उसके बाद लगा दिया ये, इसको रीड कैसे करेंगे? आप बोल सकते हैं इसको एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन। ठीक है, इसको अगर रीड कैसे करना है तो आप लिखेंगे एन फैक्टोरियल।
n फैक्टोरियल, या आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही नोटेशन यूज की जाए, मैथ्स में एक और नोटेशन यूज होता है ऐसा और दूसरा ऐसा, ये जैसे एल शेप में बना सकते हैं, यहाँ पे n लिखा, इसका मतलब भी क्या है, n फैक्टोरियल। अभी आप बोलेंगे मैम फैक्टोरियल का मतलब क्या है, स्टूडेंट मतलब एकदम सिंपल है, अगर आपके पास n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे लिख दीजिए ये, या तो ये नोटेशन या ये नोटेशन, ठीक है, यहाँ पे दोनों लिख देती हूँ। और इसका मीनिंग क्या है, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, आप जैसा रीड करना चाहे कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए। और n फैक्टोरियल की बात की जाए, n फैक्टोरियल इज क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ, ओके, n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers, n natural numbers, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अगर मैं अभी एग्जांपल भी दूंगी ताकि आपको समझ में आए। सो n फैक्टोरियल है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एग्जांपल्स अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, वापिस से बता रही स्टूडेंट, ये नोटेशन एंड ये नोटेशन दोनों यूज होता है बुक्स में, लेकिन यूजुअली हम ये वाला नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला साइन तो आपको पता होगा, एक्सक्लामेशन जैसे इंग्लिश में भी बात करते हैं ना, तो वहां पे आपने ये वाला सुना है, तो ये वाला भी नोटेशन होता है। और ये वाला भी रीड कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल, और ये किसके लिए डिफाइन होता है, जब आपके पास n नेचुरल नंबर है, तो n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल की बात की जाए तो अभी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। स्टूडेंट अगर मैं बोल रही हूँ 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, ठीक है। अभी मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूँ स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 1 इंटू 2 लिखिए या 2 इंटू 1 लिखिए, कितना आंसर आया 2, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना आया 6, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। वैसे अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखिए, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 24। ऐसे ही आप बाकी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं एवरीवन? Yes. अच्छा ma'am. Yes. ओके स्टूडेंट, थैंक यू ma'am. फॉर कंफर्मेशन। अच्छा अभी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, देखो ये वाला एग्जांपल है। मैं यहाँ पे अगर आपके पास कोई n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, n कोई नेचुरल नंबर है और यहाँ पे मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो स्टूडेंट आप इसको ऐसा लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप बोलेंगे कैसे, देखो यहाँ पे देखिए, जैसे जो 2 फैक्टोरियल मैंने कैसा लिखा, 1 इंटू 2 लिखा है ना, 1 इंटू 2, तो आप एक काम कीजिए, 2 को एज इट इज रहने दीजिए और ये 1 को 1 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दीजिए, कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो वापिस से बता दी, जैसे हमारे पास 2 फैक्टोरियल कैसे लिखा आपने, 1 इंटू 2, ठीक है, तो मैं इसको 2 को एज इट इज रहने दिया, 1 को 1 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसा मैं इसके लिए किया। वैसे ही आप देखो 3 फैक्टोरियल हमने लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो एक काम कर सकते हैं, 3 को एज इट इज रहने दिया और 1 इंटू 2 को आप 2 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दीजिए, कर सकते हैं ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए 4 फैक्टोरियल को मैंने लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर मैं 4 को एज इट इज रखती हूँ तो पहले के तो 3 टर्म है ना, उनका मल्टीप्लीकेशन में 3 फैक्टोरियल से लिख सकती हूँ, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा स्टूडेंट अभी आप मुझे एक चीज मैं बताने वाली, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, जो ये n फैक्टोरियल है नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एक चीज और है जो अभी मैं लिखूंगी, आप वो वाले बात से बोलेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है, ये एक चीज यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। वैसे तो आप बताएंगे मैम 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, वेरी गुड, 0 नेचुरल नंबर है नहीं, बट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्योंकि ये क्यों लिया है, रीजन मैं बताती हूँ, मैंने ये रिजल्ट तो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्योंकि आप बोल रहे कि मैम नेचुरल नंबर के लिए n फैक्टोरियल डिफाइंड है, हाँ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। अगर क्या होगा, ये वाला जो मैंने अभी लिखा है एक्सप्रेशन, उसमें n की वैल्यू में 1 रख दूं, तो क्या होगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा,
राइट साइड की बात करें तो 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 1 मतलब 0 फैक्टोरियल, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल। तो इसके लिए क्योंकि ऐसा कौन, क्योंकि आपको पता है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपने बोलेंगे मैम 1 आ गया, राइट साइड में आपको मिला है 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर 1 मिले, 1 ही आएगा। तो बेसिकली ये वाला रिजल्ट ट्रू हो सारे नेचुरल नंबर के लिए, सो सब मैथमेटिशियन ने 0 फैक्टोरियल की वैल्यू यूनिवर्सली 1 एक्सेप्ट कर दी, अदरवाइज n फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला आप बोल सकते हैं एक्सेप्शनल केस है, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वो क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा था जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 मिल जाए, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल को 1 ही एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपको ये बात याद रखनी है, n फैक्टोरियल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, बट 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो एक्सेप्टेड और इसका वैल्यू होता है 1, मतलब 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 एंड 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, अच्छा ma'am. स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो मैंने लिखे ना, नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देती है, जिसे n फैक्टोरियल है आप इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसा डॉट डॉट करके, क्योंकि आपको पता है लास्ट नंबर जो बात कर रहे हैं वो 2 इंटू 1 ऐसा आने वाला है, जैसा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि क्या हो रहा है देखो, हमने पिछले वाले स्टेप में मैंने ऐसा लिखा था, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्योंकि ये फैक्टोरियल का नोटेशन अभी बहुत यूज होने वाला है चैप्टर में, तो इसके लिए आप याद रखना, आप चाहे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मैं करके दिखाया, n तो पहले ही था, n माइनस 1 फैक्टोरियल को आप कैसा लिख सकते हो, पहले तो लिखेंगे n माइनस 1, उससे छोटी टर्म आएगी n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, मतलब n माइनस 2 हो गया सेकंड ब्रैकेट में। तो ऐसा आप रिड्यूस कर करके लास्ट टर्म क्या मिलेगा 2 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, आप चाहे तो ऐसा लिख के दिखा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। जैसा रिक्वायरमेंट हो आप उसको ओपन कर ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज बताइए, यहाँ पे जो मैंने लिख के बताया था ये वाला यहाँ पे टिक कर देती हूँ मैं, ये शॉर्ट में लिखा है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये वाली बात समझ में आ गई, तो ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट की बात, एक सेकेंड कैसे हो गया, ओके इरेज हो गया पूरा पोर्शन, ओके। तो ये वाला चीज आपको समझ में आया, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये वाला इरेज करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम एक नोटेशन यूज करने वाले, क्योंकि बाइनोमियल थियरम चैप्टर में वो बहुत यूज होता है, तो उसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। तो ये आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, तो इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट वाले की बात कर रही हूँ, ये वाला है ये नोटेशन NCR। स्टूडेंट ये नोटेशन आपने आई थिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में देखा हुआ है, लेकिन मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। तो स्टूडेंट ये होता क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा कि किसी को कुछ आइडिया है तो? एनीवन? ओके, लीना ने हैंड रेज किया है, लीना प्लीज बताइए ये नोटेशन का मतलब आप क्या समझते हो? मैम मतलब मैम फॉर्मूला मैम ऊपर n की वैल्यू और नीचे r की वैल्यू। अच्छा मैं लिख देती हूँ इसकी वैल्यू, देखो ये इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल, factorial on r into n minus r factorial. आर का फैक्टोरियल भी आता है यहाँ पे इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा आता है। अच्छा लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझने जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो सी यूज होता है ना, सी फॉर कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन के लिए पी यूज होता है, लेकिन लिखते कैसे, ऊपर देखो टॉप में एन लिखा है, सेंटर में सी है, फिर उसके आप बोल सकते हो एकदम पैरों में आर है, ठीक है, NCR। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, या कुछ भी बोल सकते हैं एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो आर थिंग्स। एक जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे सपोज आपके पास 5 पेन है, ठीक है, सपोज आपके पास 5 पेन है और एग्जाम में आपको कोई एक पेन पे लिखना है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपके पास कितने पॉसिबल मतलब सिलेक्शन है,
मतलब कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो नोटेशन है सी फॉर कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन होता है क्या, बेसिकली सिलेक्शन। तो यहाँ पे एनसीआर का मतलब है नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा लिखा 5C1 मतलब 5 ऑब्जेक्ट में से एक टाइम पे आप एक सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे अगर ये एग्जांपल मैंने दिया है, आपको 5 पेन है, एक पेन से लिखना है, तो कितने चॉइसेस है आपके पास, 5 हो गए ना। 5 में से कोई एक एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो गया स्टूडेंट, 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो एनसीआर आपका क्या हो गया, दिस इज द, आप क्या है, अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें से आप आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये हो गया। कॉम्बिनेशन या बोल सकते हैं सिलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब तो अभी हमने सीखा ही है। किसी और को बोलना है स्टूडेंट तो प्लीज बोल सकते हो आप यहाँ पे हैंड रेज करके। अदरवाइज आई होप इतना वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये नोटेशन जो एनसीआर। तो एन ऑब्जेक्ट या एन थिंग्स में से आप आर सिलेक्ट कर रहे, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आप ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और परमिटेशन कॉम्बिनेशन में भी वापस से हम पढ़ने वाले, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाले चैप्टर में वो यूज होंगे। ठीक है, तो ये वाले पार्ट, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए स्टूडेंट। नो मैम। अच्छा, एग्जाम्पल में कुछ दे देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने 5C1 वाला एग्जाम्पल दिया था, आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, देखो आप देखो यहाँ पे जो 5 फैक्टोरियल है मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना स्टूडेंट, क्योंकि 5 इंटू Yes, 4 ma'am. इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 5 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होगी और वो ये 4 फैक्टोरियल, तो ये वाला कैंसिल होके मुझे आंसर क्या मिला, इसकी वैल्यू मिली 5। ठीक है, तो वैसे ही और एग्जाम्पल लेना Yes. चाहे तो स्टूडेंट, जैसे अगर मैं बताऊँ 5C2, जरूरी नहीं कि 5 का लिए, आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। 5 फैक्टोरियल का Yes. मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिखूँ, या बाकी के जो 3 टर्म है ना 3 इंटू 2 इंटू 1 उसको 3 फैक्टोरियल लिखूँ, ऐसा लिख सकते हैं। और 2 फैक्टोरियल को देखो आपको पता है उसका वैल्यू तो अभी 2 ही होता है, लेकिन आप ऐसा चाहे तो 2 इंटू 1 लिख लीजिए, और 3 फैक्टोरियल ऊपर भी है और डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ से कैंसिल हो जाए इसके लिए मैंने उसका एज इट इज रखा। या आप पूरा इसको एक्सपांड करके 3 इंटू 2 इंटू 1 वैसे भी कैंसिल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। तो यहाँ से 2 1 जा, 2 2 जा, तो यस हमारे पास कितना आंसर हुआ स्टूडेंट, 5 2 जा 10। 10. ठीक है, और चाहे तो और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैंने बोला 8C3, कोई मुझे इसका आंसर बताइए। फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि पूरा लिखने की जगह पे और क्या कर सकती है यहाँ पे। अच्छा, लीना ने हैंड रेज किया है, लीना आप आंसर करना चाहेंगे, क्या आंसर आ रहा है आपका। एक मिनट चैट में भी देख लेती हूँ कोई स्टूडेंट आंसर किया है क्या। ओके स्टूडेंट, अच्छा इसका ट्रिक में पर आप चाहे तो पूरा ये यूज कीजिए। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो 8C3 है, तो न्यूमरेटर में आपको पता है 8 फैक्टोरियल आने वाले हैं, डिनोमिनेटर में आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसे आने वाले हैं ना। तो बेसिकली देखो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख दीजिए, ये तो मैं पूरा लिख के ही बताती हूँ। न्यूमरेटर में 8 फैक्टोरियल आया, इधर 3 फैक्टोरियल आया और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आप न्यूमरेटर में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसा लिखने वाले। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए। यस मैम। यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि है ना डिनोमिनेटर में देखो आपको 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल का टर्म मिल रहा है, ताकि कोई टर्म कैंसिल हो जाए तो मैं इसको क्या रहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। ठीक है, पहले 8 लिखा, फिर 7 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे लिखा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया 56। तो चेक कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, उसका वैल्यू भी अगर आपको याद है सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 6 और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। ठीक है,
तो ये वाली टर्म कैंसिल होने वाली है। 3 2 and 2 6 होते हैं, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया 56। आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई। Yes, ma'am. Yes. ओके Yes, Yes, स्टूडेंट, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो ये जो है ना, ये एनसीईआर के जो टर्म है, इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे ये वाले चैप्टर में भी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी यूज करने वाले हैं, तो वो रिजल्ट यहाँ पे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट आपको पता रहेगा तो आपका क्या रहता है, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगा। रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट की बात की जाए तो NCR इज सेम एज NCN माइनस R। ये कैसे, वो जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 5C1 कैलकुलेट किया था, कितना आया 5। ठीक है, 5C1 अभी मैंने बताया था आपका कितना आया था आंसर 5। अगर मैं अभी 5C4 कैलकुलेट करूँ, मतलब 5C एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो बॉटम में लिखा है नीचे, वो क्या लिखा है 5 माइनस 1। ठीक है, तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। तो क्या होगा स्टूडेंट, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ये कैंसिल होके 5 ही मिला। समझ में आया स्टूडेंट। तो बेसिकली ये अभी हम पढ़ेंगे बाइनोमियल, जब मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूंगी तभी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो एनसीआर वैल्यू इज सेम एज एनसीएन माइनस आर। ठीक है, किसी को डाउट है आप चाहे तो पूरा एक्सपांड करके देख लीजिए, मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख के बताया है, अदरवाइज फॉर्मूला लिख के देख ली, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाली बात। आप चाहे तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। और राइट हैंड साइड की बात करें तो ये आपने लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एन इंटू, स्टूडेंट एक बात समझ में आ रही, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो रिजल्ट बताया था, NCR ये हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एंड यहाँ से स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सेम चीज आपको बता रही हूँ, आपको प्रूफ चाहिए तो ये हो जाएगा Yes, n ma'am. माइनस आर फैक्टोरियल, एंड इधर क्या होगा स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिख के बता देती हूँ, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो n और n की टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये दोनों चीज सेम है। एवरीवन समझ में आया कि नहीं, रिजल्ट आप खुद से कर Yes, सकते ma'am. हो। ये फर्स्ट हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला मैं पार्ट इरेज कर देती हूँ, आप चाहे तो यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चन में बहुत सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रिजल्ट अभी लिख लेते हैं हम। फर्स्ट रिजल्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं तो सेकंड, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल अगर लिखना चाहे तो उसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड, एग्जांपल जैसे अगर हमने लिखा था 5C1 इज सेम एज 5C4। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे लिखा था ना यहाँ पे, तो 5C1 इज सेम एज 5C4। और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहे, जैसे मैं बात कर रही हूँ 10C2, ये किसके इक्वल रहेगा बताइए इसका वैल्यू, एनीवन। 10C8। एक्सीलेंट, 10C8। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत जगह यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए NCR इज सेम एज NCN माइनस आर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट इतना समझ में आया आपको। यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, जैसे और भी एग्जांपल लिखना चाहे, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे 7C0, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू 7C7 हो जाएगा ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 7 माइनस 0 मतलब 7। ठीक है, तो आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अभी सेकंड रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकंड रिजल्ट ऐसा है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज इक्वल टू n प्लस 1, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CR।
स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये कैसे आया उसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है Yes, आपको? ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड में Yes, ma'am. SCR है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट साइड में जो हो रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे पहली टर्म की बात की जाए तो एन ऑब्जेक्ट में से आप एट ए टाइम आर चीज सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर ऐड किया है आपने NCR-1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट में से आपने R-1 ऑब्जेक्ट ऐड किया है और इन दोनों का एडिशन आपका N+1 CR हो जाता है। बेसिकली आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो ये ऊपर जो पावर दिख रहा था ना, ये देखो, पावर नहीं बोल सकते, बेसिकली ये टॉप में जो मैंने लिखा है एन ना, यहाँ पे एक ऐड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई आपको? और यहाँ पे इन दोनों में जो बड़ा दिख रहा था ना R एंड R-1 में, वो आ रहा है। अच्छा, इसको अगर किसी को प्रूफ जानना है तो प्रूफ भी कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। इसका प्रूफ कैसे, ये वाला देखो, आप पूरा लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, R फैक्टोरियल इंटू n-r। ओके, यहाँ पे एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे n फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या हो रहा है आपके पास, n फैक्टोरियल, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा R-1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n-r-1 उसका फैक्टोरियल टोटल का, ठीक है। अभी इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ कॉमन टर्म्स दिख रहा है, उस टर्म्स को कॉमन लेना है, ठीक है। एंड इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लास्ट में जो आपको मिलेगा, बेसिकली आपको मिलेगा N+1 CR। स्टूडेंट आप मुझे बताइए, इसको सोल्व करना है कि नहीं, या आप बताइए कर सकते हो, होमवर्क में दे सकती हूँ या आप अभी करेंगे, बताइए एवरीवन। मैम कर लेंगे। पक्का ना? एक सेकेंड, तो एक सेकेंड यहाँ पे प्लीज एक आप वेट कीजिए, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 1 सेकेंड। Okay, ma'am. हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? नहीं ना, स्क्रीन शायद नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, आई एम सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आई थिंक आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, ये Yes, वाला जो ma'am. आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप लोग सोल्व कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे NCR प्लस NCR-1, तो ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे बेसिकली N+1 CR। इन दोनों में देखिए R और R-1 में जो बड़ा है वो यहाँ पे R आ जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली जो ऑब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे N+1 हो जाएगा। आप इसका प्रूफ मैं होमवर्क में लिख देती हूँ, आप बहुत ईजी नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराती हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर होमवर्क। ये वाली प्रॉपर्टी आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई। आपने अगर पढ़ी भी होगी, ये नई नहीं है मेरे हिसाब से, आपने ऑलरेडी ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। कर सकते हैं ना स्टूडेंट, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट Ma'am. प्रॉपर्टी की बात कर देती हूँ। यहाँ पे मैं थर्ड प्रॉपर्टी आपका ऐसा है, NCR डिवाइडेड बाय NCR-1। ये बहुत जगह यूज हो जाता है, लेकिन ये होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चाहिए तो इसका तो मैं प्रूफ आपको फटाफट करा सकती हूँ। ये आपके पास आता है N-R+1 डिवाइडेड बाई R। ये कैसे आया, शॉर्ट में आपको मैं दिखा देती हूँ। NCR को आपको पता है, ये हो जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में आपका ये होगा। डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा R-1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आपके पास होगा N-R-1 ब्रैकेट कंप्लीट और उसका फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? फिर ये ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाई देती हूँ ताकि आपको टाइम ना लगे। यहाँ पे तो यहाँ पे R-1 फैक्टोरियल लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा N-R-1। तो बेसिकली अगर मैं ब्रैकेट को भी ओपन कर देती हूँ तो N-R एंड यहाँ पे +1 हो जाता है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, N-R
अगर आपके पास ऐसा है, ठीक है, और इसका बाहर आपके पास फैक्टोरियल है, तो बेसिकली आपके पास हो गया n माइनस आर प्लस 1 उसका फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाली बात, प्लीज बताइए। ठीक है, तो यहाँ से आपको n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता ही है ऐसा फॉर्म में a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने थोड़े अच्छे से नहीं लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन सी। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है। तो बेसिकली आपको ये जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं करके रफली आपको दिखा देती हूँ, और ये पूरा प्रूफ आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से बेसिकली n फैक्टोरियल कैंसिल होने वाला है आपके पास, यहाँ पे मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये आपके पास आएगा, और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल ये हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या होगा आपको पता है, ये जो n माइनस r फैक्टोरियल है उसको आप n माइनस r इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आप, स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ आपको? नहीं? यस पक्का। अच्छा देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो ये टर्म है ना, ये वाली, यहाँ को ये वाली जो टर्म है इसको हम बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू, इससे पिछली वाली टर्म क्या होगी, एन माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे बेसिकली n माइनस आर मिल जाएगा। उससे पिछली वाली टर्म मिलेगी आपको n माइनस आर माइनस 1, मतलब उससे स्मॉलर टर्म। तो यहाँ से देखो ये वाली टर्म को आप कैंसिल कर सकते हो। देखो मैंने पूरा इतना लिख दिया, इसका लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बेसिकली हम ट्राई करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल किया जाए, तो आप ऐसा लिख सकते हो ये वाली टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है, आप उसको कैंसिल करेंगे, तो बेसिकली आपको न्यूमरेटर में n माइनस आर प्लस 1 वाली टर्म बचेगी, एंड जो यहाँ पे जो r फैक्टोरियल आपको दिख रहा है स्टूडेंट, r फैक्टोरियल को आप r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लेंगे, तो बेसिकली आपको ये रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट इसका भी प्रूफ आपको अच्छे से लिखना है, अभी तो मैंने आपको रफली दिखाया है, आई होप ये वाला बात समझ में आया होगा आपको। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे ये कब यूज करेंगे, जब आपका क्वेश्चन में क्या रहता है, ऐसा रेशो दिया रहेगा, ये प्रॉपर्टी हम करते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है यहाँ पे आपको जानना। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, मैं इरेज कर दिया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी आपको दे दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? NCR एंड NCR माइनस 1 का रेशियो आपको मिलेगा n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका, NCX इज इक्वल टू NCY। तो यहाँ से हमें दो चीज पॉसिबल है। स्टूडेंट याद कीजिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी आपको लिखाया था, क्या लिखाया था यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 1, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ये लिखाया था अभी। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं बोल रही हूँ NCX इज इक्वल टू NCY, तो यहाँ से दो केसेस मिलते हैं। दो केसेस कौन कौन से? दिस इंप्लाइज या तो x इज इक्वल टू y होगा, ठीक है, या तो x इज इक्वल टू y होगा। दूसरे की केस की बात की जाए, या यहाँ से आपको पता चलेगा, देखो पहले वाले प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे या तो x इज इक्वल टू y होगा, या दूसरे की बात की जाए r इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो यहाँ से हमारे पास दो चीज सामने आ रही है, या तो x इज इक्वल टू y होगा, या x प्लस y का एडिशन है वो आपका n मिलेगा। कैसे? जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया था, एक बार एग्जाम्पल दिखा देते एक बार स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 5C1 इज इक्वल टू 5C4 आया था स्टूडेंट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 4 का एडिशन 5 मिल रहा है। यहाँ पे 10C2 आपको मिला था 10C8, मतलब 2 प्लस 8 का एडिशन आपको मिल रहा है 10। यहाँ से भी ऑब्जर्व करेंगे 7C0 इक्वल टू 7C4, 7C7 आया था आपका, इसका मतलब है 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट? ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं आप? अगर NCX इज इक्वल टू NCY आता है, इसका मतलब है या तो x इज इक्वल टू y है, या x प्लस y का एडिशन आपको n दे रहा है। ठीक है, आई होप इतनी वाली बात समझ में आई होगी सबको। पक्का ना स्टूडेंट? प्लीज बताइए। अच्छा अभी क्या है, ये ना हमारा जरूरी था बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए, क्योंकि जो बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है, ये चीज आना जरूरी था। अभी हम बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो अभी प्लीज राइट डाउन, यहाँ पे मेरे साथ आप लिखिए,
नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हेडिंग ले सकते हैं यहाँ पे बाइनोमियल थियरम, बाइनोमियल थियरम फॉर पॉजिटिव, बाइनोमियल थियरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। अच्छा स्टूडेंट, इससे मतलब क्या समझा आपको? पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स का, यहाँ पे इंडेक्स का मतलब आप, एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट? सबको पता है, जैसे अभी हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मीनिंग समझा था, तो बेसिकली अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और उसका होल रेज टू पावर जैसे n दिया है, लेकिन वो जो n है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर वाला केस में अभी ले रही हूँ, तो उस वाले केस में उसका एक्सपांशन कैसा होगा वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज राइट डाउन बाइनोमियल थियरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल लिख सकते हैं यहाँ पे, या इंटीजर इंडेक्स। एवरीवन ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? में कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और उसका पावर होल रेज टू पावर n दिया है, और n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, बोल सकते हैं मतलब आपका नेचुरल नंबर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो। ठीक है, तो ये वाला ओके, ठीक है, ये वाला रिमूव करते हैं। तो इसका हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्लीज राइट डाउन विद मी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ मैं नहीं करा रही क्योंकि इसके प्रूफ की बात की जाए, वो प्रूफ बेसिकली आपका क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा। सॉरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखना चाहे तो एक सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं एक्स एंड वाई टर्म यूज कर रही हूँ, तो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई रियल नंबर है, एंड ये जो n बात कर रही हूँ मैं पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया। देन x प्लस वाई होल रेज टू पावर n। अच्छा, एक बार किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है क्या? मैं चेक कर लेती हूँ। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताइए मुझे, समझ में आ रहा है? यस यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने x प्लस वाई लिखा, आप चाहे x प्लस वाई की जगह a प्लस बी लीजिए, जो भी नोटेशन आपको सही लगे वो लिखिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है, उसका होल रेज टू पावर n है, और जो मैंने केस लिया स्पेशली यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंटीग्रस। ये जो पावर n है ये आपका बेसिकली बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका एक्सपांशन क्या होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका एक्सपांशन स्टूडेंट बहुत इजी है, मैं टर्म आपको लिखा देती हूँ यहाँ पे। पहले तो आता है आपका फर्स्ट टर्म, एक मिनट चेक करते, किसी स्टूडेंट ने हैंड तो रेज नहीं किया है। लीना प्लीज बताइए। यस मैम, ये फॉर्मूला शायद मैम हमको बताया था। हाँ, तो यहाँ पे ये इसको आप आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं बेसिकली ना, ये जो एक्स और वाई की कोई भी रियल नंबर लेंगे उसके लिए ट्रू होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो एन मैंने लिया है वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लिया है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की अभी बात कर रहे हैं हम एट प्रेजेंट। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन, ये ऐसा होता है स्टूडेंट यहाँ पे एन सी जीरो, फिर हो जाता है एक्स टू द पावर एन, एंड यहाँ पे वाई का पावर होता है जीरो। अच्छा स्टूडेंट, अभी एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि जो टर्म्स आ रहे हैं वहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों टर्म दिख रहे हैं। तो अगर मैं ये पूरे टर्म के इंडेक्स की बात करूँ, पावर की बात करूँ ना इंडेक्स की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप बोलेंगे मैम वेरिएबल एक्स एंड वाई है, तो उसके अगर मैं डिग्री की बात करूँ, ये टर्म की डिग्री कितनी है, तो आप मुझे बताएंगे n, क्योंकि ये वाला x की पावर n है, y की पावर है 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका स्टूडेंट ऐसा मिलता है nc1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड y का पावर हो जाता है 1। बेसिकली हो क्या रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो सीखा था ना, एनसीआर का मतलब क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका होल रेज टू पावर n दिया है, तो ये एक्सपांशन को बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है उसका पावर n है, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऐसा मिलेगा टर्म्स nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0, या y टू द पावर 0 नहीं लिखना है तो मत लिखिए, क्योंकि y टू द पावर 0 मतलब आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट टर्म मैं लिखती बता दूं यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म आपके पास होगी nc2, यहाँ पे फिर होगा इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड इंटू वाई टू द पावर 2 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर मैं लास्ट टर्म लिखना चाहूँ स्टूडेंट, तो लास्ट टर्म आपके पास क्या होगी,
लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा एन सी एन, एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा और वाई का पावर हो जाएगा एन। तो एक चीज अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमने जो टर्म्स लिखी है बेसिकली यहाँ पे, ये क्या है, एक्सपांशन है इसका, एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन। यहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर लिया है या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, ठीक है। एन एक्स प्लस वाई ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन था, ठीक है स्टूडेंट। क्या चीज याद रखना है यहाँ पे, एक्स का पावर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले एन आया फर्स्ट टर्म में, फिर एन माइनस वन आया, ऐसे ऐसे करके लास्ट में एक्स का पावर हो जाता है 0। एंड यहाँ पे जो टर्म्स मैंने लिखा है वहां पे वाई का पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले वाई का पावर 0 था, फिर वाई का पावर 1 आया सेकेंड टर्म में, ठीक है। एंड ऐसे लास्ट टर्म में वाई का पावर कितना हो गया, एन। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट्स, प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा, ये जो सेम चीज मैंने लिखी है स्टूडेंट, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ नेक्स्ट टर्म में, अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखना चाहूँ, सेम चीज को हम ऐसा सिग्मा के नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा के नोटेशन में लिखेंगे, सिग्मा मतलब किसके लिए यूज करते हैं, आपको पता है, जब आपके पास टर्म्स का एडिशन दिया रहता है या सब्ट्रैक्शन दिया रहता है, यूजुअली एडिशन के लिए आप बात करते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वहां पे हम उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एन सी आर, आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर, ठीक है। और यहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से लेके एन तक। यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन, ये आप चाहे तो सिग्मा के फॉर्म में लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं पूरा एक्सपांड करके। किसी को कुछ डाउट है इसमें प्लीज बताइए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा, मैम प्रूफ इसका मैं नहीं करा रही, क्योंकि वो मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने अगर स्कूल में सीखा होगा उससे प्रूफ होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेट है। इसलिए अभी के लिए आप स्टेटमेंट याद कीजिए, प्रूफ एग्जाम में नहीं आता। हम डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यूज करने वाले या बाइनोमियल थ्योरम यूज करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। आप मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ कर सकते हो। वो वाले केस में हम क्या करते हैं, याद है किसी को, अगर मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट को प्रूव करना रहता है उसको हम Pn मान लेते हैं। फिर बोलते हैं कि वो अगर n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करें तो सबसे पहले लीस्ट नेचुरल नंबर आपके पास हो गया 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो उससे फिर आप बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन जनरल सबके लिए ट्रू है, ठीक है, लेकिन उसका प्रूफ मैं नहीं करा रही हूँ। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस। और यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, एंड यहाँ पे आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास था बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसका पावर था n और हमने उसका एक्सपांशन करके ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास कितनी टर्म्स मिलती है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसा तो एन सी 0 से लेके एन सी एन, ऐसा आपको देखने, यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात कर रहे तो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एन सी 0 इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर 0, फिर उसके बाद आपको सेकेंड टर्म मिल रही है एन सी 1 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। एंड लास्ट करके मैंने ऐसा लिखा है एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर 0 एंड वाई टू द पावर एन, ठीक है। तो बेसिकली ये वाले एक्सपांशन में टर्म्स की बात की जाए कि कितने टर्म्स मिल रहे हैं, तो आपको टर्म्स मिल रहे हैं n प्लस 1। अगर यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर n है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका होल रेज टू पावर n किया है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास n प्लस 1 टर्म्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। और जो यहाँ पे NC0 NC1 ये जो आपको सब टर्म में दिख रहा होगा, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। प्लीज यहाँ पे लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, प्लीज राइट डाउन एवरीवन, NC0, NC1, NC2, dot 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 till NCn are called binomial coefficients। क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि आपके पास क्या था, स्टार्टिंग में 2 टर्म थी, ठीक है, उसका रेज टू पावर आपने n किया है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे वेरिएबल की बात करें तो मैम x एंड y है, ठीक है, लेकिन उसके कोएफिशिएंट की बात की जाए तो NC0 हो गया पहले टर्म में, सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट NC1 हो गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही, तो इसलिए हम इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, सो आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स।
स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, ठीक है? अच्छा, अभी एक यहाँ पे जो भी हमने लिखा उसका नोट भी हम लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, मतलब जो है x प्लस वाई रेज टू पावर n को मैंने लिखा है सिग्मा NCR, यहाँ पे r की वैल्यू 0 से n आ रहा है, ओके, NCR मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r। अच्छा, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये ऐसा भी लिख सकते हैं NCR, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो x टू द पावर r एंड y टू द पावर n माइनस r। ऐसा भी लिखेंगे तो भी जो हमें एक्सपांशन में जो टर्म्स मिली है ना वही मिलने वाले हैं स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन ये वाला यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है, मतलब ये भी दोनों करेक्ट है, इसी से भी आपको सेम आंसर मिलेगा, इसी से भी सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अगर आपने r की वैल्यू 0 से लेके n तक ली है तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की, जैसे यहाँ पे देखो x टू द पावर r लिख रहे हैं तो पहले x की पावर 0 होगा फिर 1 होगा, तो बेसिकली देखो मैं आपको दिखा देती हूँ वापस से, ये जो चीज मैंने लिखी ना यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी, आप चाहे तो ये वाली टर्म को अगर स्टूडेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे NCN है उसकी वैल्यू सेम NC0 जितनी रहती है, क्योंकि हमने अभी NCR वाले के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सीखा है वहां से हम बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या, अभी मैं दिखाने वाली हूँ बेसिकली, यहाँ पे एक बार मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, इसकी जो वैल्यू रहेगी स्टूडेंट, एक सेकेंड, NC0 की जो वैल्यू है NCN की भी सेम वैल्यू है। मतलब क्या हो रहा है, अगर आप स्टार्टिंग से पहला कोएफिशिएंट देखेंगे और एंड से पहला देखिए तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है? अगर मैं क्या करूँ, स्टार्टिंग से सेकंड कोएफिशिएंट देख रही हूँ, यहाँ पे सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट तो ये है, लास्ट से आप सेकंड कोएफिशिएंट देखेंगे तो बेसिकली आपको मिलेगा NCN माइनस 1, तो उसकी भी वैल्यू सेम होगी। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन यहाँ पे जो बुक्स में आप जो पढ़ते हैं वो वाली चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे, तो आप अभी के लिए आप ये वाला याद रख लीजिए, लेकिन ये वाला भी सेम आंसर आपको देगा, ठीक है? क्योंकि बेसिकली वहां पे जो हमने अभी बात करी थी एनसीआर के प्रॉपर्टीज की, वो यूज करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे x की पावर क्या है आपका बढ़ रही है, y की पावर डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो टर्म्स हमने लिखे वो सारे टर्म्स मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आप चाहे तो ये वाला याद कर लीजिए, ये वाला मैं अभी के लिए इरेज कर देती हूँ, लेकिन याद होना चाहिए ये और ये आपको सेम एक्सपांशन देने वाला है, ठीक है? प्लीज बताइए, इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद बस अभी कितना 8:56 हो चुका है ऑलरेडी, तो हम कुछ नोट में लिख सकते हैं या रिमार्क करके आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है वो चीज अभी हम रिमार्क में लिख देते हैं। रिमार्क्स, स्टूडेंट क्या लिखे, पहला रिमार्क, अगर आपका क्या है बाइनोमियल क्या था, एक्सप्रेशन का होल रेज टू पावर n था, ठीक है? तो कितने टर्म्स हमें मिल रहे हैं, n+1, तो यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन, अच्छा एक्सपांशन का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो जो लिखा था जैसे x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, वो एक सिंपल कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा था, एक्सपांशन मतलब मैं उसके सारे टर्म यहाँ पे आपको काउंट करा रही हूँ, तो वो एक्सपांशन हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन इज n+1। किसी को डाउट है इसमें? जैसे अभी अगर एग्जांपल देना चाहूँ स्टूडेंट, आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे हमने आइडेंटिटी सीखी है ना बहुत सारी, a प्लस बी होल रेज टू पावर 2 किया तो 3 टर्म आती है आपके पास, a² प्लस 2ab प्लस b², तो वो सब चीज आप बाइनोमियल थ्योरम से भी डिराइव कर सकते थे, ठीक है? अगर मैंने लिखा a प्लस बी होल रेज टू पावर 3, आपको कितने टर्म मिलते हैं, 4 टर्म, ठीक है स्टूडेंट? अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता a प्लस बी होल रेज टू पावर 1, कितने टर्म आते हैं आपके पास, 2 टर्म, a प्लस बी, ठीक है? तो एक चीज याद रखना, जब आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका होल रेज टू पावर n लिया है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपांशन आपको कितना मिला, n+1। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा नोट हो गया है, उसके बाद अगर हम सेकंड नोट की बात की जाए तो सेकंड नोट यहाँ से जो हमने ऑब्जर्व किया कि द सम ऑफ इंडाइसेस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार वापस से दिखा देती हूँ, ये जितने भी टर्म्स आपको मिल रही है एक्सपांशन में, यहाँ पे सम ऑफ द इंडाइसेस, जैसे अगर आपने वेरिएबल ले लिया x, उसका पावर है n,
वेरिएबल y का पावर है 0, तो ये टोटल टर्म की मैं इंडेक्स की बात करूँ या डिग्री की बात करूँ ना स्टूडेंट, तो बेसिकली आप यहाँ पे ऐड करते हैं, इंडेक्स को ऐड करते हैं, n + 0 मतलब n। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म है nc1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 इंटू वाई टू द पावर 1। तो ये वाले टर्म की अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो स्टूडेंट डिग्री आपके पास n ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल x है उसका पावर n-1 है, वेरिएबल y है उसका पावर है 1। ठीक है, तो वो टोटल टर्म के मैं इंडेक्स की बात करूँ तो आपके पास उसका कितना हो जाएगा n। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। या तो आप Yes, डिग्री बोल दीजिए ये टर्म का, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x and y in each term is n। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो गया, is n। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैंने लिखा था सम ऑफ इंडाइसेस, या ऐसा लिख सकते हो कि जो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज, यहाँ पे बेसिकली आप बोलेंगे n हो जाए, क्योंकि यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल यूज हुए, तो उनके जो इंडेक्स है पावर उनको ऐड करेंगे तो बेसिकली वो टर्म की डिग्री की बात करें तो n हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में? द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। एवरीवन ओके स्टूडेंट, ये वाला हो गया। उसके बाद थर्ड की बात की जाए, जो अभी मैं आपको बता ही रही थी, सेम चीज यहाँ पे हम नोट में लिख कर सकते हैं, यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हो। कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, okay, equidistance from beginning and end are equal। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है nc0 इज सेम एज ncn। यहाँ पे nc1 है तो दिस इज सेम एज ncn-1। ये वाली बात आप जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं इसके अभी एनसीआर के, उसी से भी आप बता सकते हो। एवरीवन समझ में आ रहा है ये वाली बात? So coefficient of the terms distance from Yes, ma'am. beginning and end are equal। ये वाला आप रिमार्क 3 में लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, उसके बाद हम रिमार्क की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखना चाहे तो रीजन लिख सकते हो। सिंस NCR is same as NCn-R, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अच्छा, अभी स्टूडेंट जो अभी बात की जाए, जो एक्सपांशन मैंने लिखा है आपको, यहाँ पे अगर मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले लूँ तो आप मुझे बता पाएंगे ना? यहाँ पे जैसे यहाँ पे x + y होल रेज टू पावर n है, मैंने बता दिया दिस इज इक्वल टू nc0 इंटू x टू द पावर n इंटू y टू द पावर 0 प्लस nc1 इंटू x टू द पावर n-1 इंटू y टू द पावर 1 डॉट 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 लास्ट टर्म मैंने बता दिया है। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे स्पेशली आपको बोलूँ, अगर आपको x की वैल्यू 1 ले लीजिए, y की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो आप मुझे बता सकते हो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 टू द पावर कुछ भी करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर मैंने पर्टिकुलरली x और y दोनों की वैल्यू 1 ले ली है तो यहाँ से जो मिलेगा वो चीज हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 केस। फोर्थ केस में यहाँ पे लिख देते हैं इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हमें 1 + 1 होल रेज टू पावर n, मतलब 2 रेज टू पावर n हो जाएगा कि नहीं एवरीवन? मैम। तो यहाँ से हमें मिलेगा देन 2 रेज टू पावर n, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 आपको मिलेगा ncn। वापस से दिखा देती हूँ कैसे आया स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह 1 लिया है, y की जगह 1 रखा है, तो बेसिकली हमें जो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 लास्ट मिलेगा ncn। ये किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में? प्लीज बताइए। पक्का ना स्टूडेंट? नो मैम। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पे Yes.
यहाँ पे है 2 raised to power n इज सेम एज nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस अप टू ncn। तो एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो मुझे लगता है आप लोग आंसर बताएंगे, क्योंकि अगर जैसे अगर मैंने आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल 4c0 4c1, ओके 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 एंड यहाँ पे प्लस 4c4, ठीक है। ऐसा होता तो इसका वैल्यू क्या होता डायरेक्टली आप मुझे, एक तो ट्रिक क्या था यहाँ पे, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया जब x और y की वैल्यू सेम होती है और इक्वल टू 1 होती है तो वो वाले केस में 2 रेज टू पावर n आपको मिलता है, दिस इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। ठीक है, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करूँ तो कैसे लिखूंगी बताइए, यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 4 है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, या एक काम कर सकते हैं दूसरे पेज पे मैं लिख के दिखा दूँ ताकि आपको मैम। समझ। तो इसको मैं डायरेक्टली इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 लिख सकती हूँ कि नहीं एवरीवन? एक तो क्या था, एक तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग कैलकुलेट करते हैं फिर ऐड करके बताते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज किया होता तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं 2 रेज टू पावर 4। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा एवरीवन। Yes. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और थोड़ा सा और लिख लेते फिर हम कंप्लीट करेंगे आज का। अगर मैंने यहाँ पे क्या होता, इफ x इज इक्वल टू 1 ले लिया एंड y इज इक्वल टू -1 ले लिया, तो वो वाले केस में क्या होता है, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको एक्सपांशन वापस से। तो क्या होता स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू 1 ली होती, y की वैल्यू मैंने ली हो -1, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या मिलता है 1 -1, ये 0 हो जाता। ठीक है, एग्री करेंगे कि नहीं प्लीज बताइए। Yes, ma'am. तो बेसिकली अगर हम लिखना चाहे तो अभी जो मिलेगा वो हम लिखने वाले यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 लेंगे, तो हमें जो मिलेगा बेसिकली अभी हमें मिलेगा देन 0 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा nc0, फिर माइनस साइन आ जाएगा nc1। ये माइनस साइन कैसे आया स्टूडेंट वो दिखा देती हूँ मैं आपको। माइनस साइन ऐसे आया क्योंकि यहाँ पे y की जगह आपने रखा है -1, ठीक है। -1 का पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस साइन बाहर आ जाएगा। पहले वाले टर्म में तो क्या था, y का पावर 0 था ना यहाँ पे, तो -1 का पावर 0 करेंगे तो 1 आया, तो इसलिए बेसिकली आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा nc0 माइनस nc1, फिर मिलेगा आपको प्लस nc2, फिर मिलेगा माइनस nc3। स्टूडेंट ऐसा डॉट डॉट करके अगर लास्ट टर्म की बात की जाए तो लास्ट टर्म आपके पास मिलेगा प्लस -1 रेज टू पावर n एंड यहाँ पे ncn। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट आपको, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. अच्छा बस यहाँ पे सिर्फ हम ये केस लिखने वाले स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखो nc0, फिर nc2 में प्लस साइन आ रहा है, nc4 में प्लस साइन आ रहा है, जहाँ पे बेसिकली r की वैल्यू अगर ओड मिल रहा है ना, वो वाले केस में आपको माइनस साइन सामने दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जहाँ पे माइनस साइन है वो वाले टर्म को एक साइड में लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो बेसिकली आपको मिलेगा nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 एंड प्लस डॉट 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 लास्ट और टर्म की बात करें, ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लास्ट टर्म तो हम पता नहीं सकते, यहाँ पे बता सकते हैं स्टूडेंट ओड टर्म का यहाँ पे क्या लिखूं मैं, कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं स्टूडेंट, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है ऑब्जर्व कीजिए, मैंने बताया nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 राइट साइड में दिख रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में 0, तो जहाँ पे भी माइनस साइन आपको दिख रहे हैं ना वो टर्म को एक काम करते हैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में सिर्फ Yes, आपके ma'am. पास पॉजिटिव टर्म बन जाए, तो यहाँ पे अगर मैं ये नहीं लिखती, एक काम करती हूँ इसको इरेज करती हूँ, तो सिर्फ आपको ध्यान से पता चलेगा कि यहाँ पे जहाँ पे r की वैल्यू आपको ओड मिल रही है वो वाले टर्म को मैंने लेफ्ट साइड में रखा है, तो राइट साइड में मैं क्या रखती हूँ nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट डॉट ऐसा मैं लिख रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। Yes, ma'am. और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इन सबका एडिशन nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, ये कितना होता है 2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ आज के लिए लास्ट ये द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स
at even places equal to sum of coefficients at odd places. आई होप ये वाला बात समझ में आया होगा स्टूडेंट. Yes, ma'am. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं. अगर किसी को कुछ यहाँ पे जो भी हमने सीखा है उसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ. ठीक है स्टूडेंट, हो सकता है कि आपको कुछ डिफिकल्ट लगा हो यहाँ पे, लेकिन टेंशन मत लीजिए. जो भी हमने आज पढ़ा है, अगर कुछ भी